वो इस बार पहली बार बोलने आई इस लोकसभा सीट में और उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और खंभे पर लोग चढ़ गए। आमतौर पर यह क्रेज क्रिकेट मैच में हुआ करता है, लेकिन डिंपल यादव को देखने के लिए ये लोग खंभे पे चढ़े। कन्नौज के रण में डिंपल यादव, जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। अखिलेश ने धर्मपत्नी के लिए मांगे वोट, डिंपल ने दिया रिश्ते का वास्ता। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ से सांसद चुन के भेजा है। सीधी सादी सिंपल हैं, ऐसी ही तो डिंपल हैं। समाजवादी पार्टी में सादगी और सरलता का दूसरा नाम अगर कोई है तो वो है डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अर्धांगिनी डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रही हैं, नामांकन कर चुकी हैं। आज डिंपल यादव के लिए वोट मांगने उनके पति अखिलेश भी आए। जनसभा में आए लोग आज अखिलेश को सुनना नहीं चाहते थे, बल्कि वो सिर्फ डिंपल की एक झलक के लिए बेचैन दिखे। इतना ही नहीं, डिंपल के कुछ समर्थक तो टेंट वाले पोल पर ही चढ़ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना पोल पर चढ़े ये लोग इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि कोई भी लहर, कोई भी आंधी इन्हें सपा से दूर नहीं कर सकती। ये वो समर्थक हैं जो अपनी नेता डिंपल को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। डिंपल यादव ने भी कन्नौज वालों को याद दिलाया कि रिश्ते की लाज रखिएगा, क्योंकि आपसे रिश्ता पुराना है। इसलिए ये चुनाव मुझे नहीं बल्कि कन्नौज वालों को लड़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि क्योंकि अब तो गठबंधन का भी साथ है, बहुत मजबूत गठबंधन का साथ है ये, और इस गठबंधन के साथ हम बहुत ज्यादा वोटों से इस बार संसद में पहुंचने जा रहे हैं। और जब से ये डबल इंजन वाली सरकार आई है, तब से मैं मानती हूँ जो भारत माता की जय कहते हैं, हम भी भारत माता की जय कहते हैं। और हमारी भारत माता जो विकास चाहती है, जो अब चाहती है कि उनके बच्चे आगे बढ़े, जो चाहती है कि उनके बच्चे अच्छी नौकरी पाए, उस भारत माता को विकास को इन्होंने जंजीरों में जकड़ के रख दिया है। गठबंधन प्रत्याशी और अपनी पत्नी डिंपल के लिए अखिलेश ने कन्नौज वालों से अपील की। अखिलेश ने बीजेपी पर हमला भी बोला और डिंपल के लिए सबका साथ मांगा। चुनाव देश के भविष्य का है, आपके भविष्य का है, और चुनाव हम सबके भविष्य से जुड़ा हुआ चुनाव है। कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था ये गठबंधन हो जाएगा। ये समाजवादियों ने और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के गठबंधन किया है, क्योंकि इसी से महापरिवर्तन आएगा, इसी से गरीब, इसी से किसान खुशहाल होगा। बीजेपी से सावधान रहना, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। पिछली बार साजिश की कि नहीं की उन्होंने, इस बार सावधान रहना। और पहले वो चाय वाला बनकर के आए थे और इस बार वो चौकीदार बनकर के आए हैं, ये भी सावधान रहना। कन्नौज सपा की परंपरागत पारिवारिक सीट रही है। अखिलेश और मुलायम भी यहाँ से सांसद रहे हैं और ये वही कन्नौज है जिसने डिंपल यादव को निर्विरोध सांसद बनाया था। और अब की तीसरी बार डिंपल यादव मैदान में है। अब देखना होगा कि अपनी भाभी और अपनी बहू को कन्नौज वाले इस बार भी दिल्ली पहुंचाएंगे या बीजेपी की लहर के सामने गठबंधन टिक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और आखिरकार अपने सांसद को देखने के लिए लोग खंबे पर क्यों चढ़ गए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये देखिए, हमारे 3 संवाददाता तो हमारे साथ जुड़ेंगे पुष्कर चौहान, सीमा नकवी और कुमार पुष्कर। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे खंबे पर चढ़ने के मायने। कन्नौज में डिंपल का क्रेज है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी अहम बात पर, अखिलेश के साथ होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह था, स्वाभाविक है। अखिलेश की भावुक अपील का लोगों पर असर हुआ। अखिलेश नामांकन के वक्त भावुक अपील कर चुके हैं, यानी अब 5वीं शिवपाल ने नहीं उतारा है यहां पर प्रत्याशी, ये चीज आप जान ही रहे हैं। और ये सीधे, और अब आपको ये बताते हैं कि फिरोजाबाद में डिंपल यादव के बारे में क्या बोला है शिवपाल सिंह यादव ने, वो बताते हैं आपको। कन्नौज में हमारे कुछ साथियों ने, बड़े साथियों ने कहा कि बहू का मामला है, तो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में तय हुआ
बहू है, तो बहू के खिलाफ नहीं लड़ाना चाहिए, तो मैंने पर्चा वापस ले लिया। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे 3 संवाददाता, देखिए आ भी जाएंगे थोड़ी देर में। पुष्कर चौहान हमारे साथ और साथ ही साथ सीमाब नकवी और कुमार पुष्कल। सबसे पहले पुष्कर चौहान, मैं आप ही का रुख करूंगा। जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं ये आमतौर पर क्रिकेट प्रेमियों की होती है, वो अपने स्टार को देखने के लिए चढ़ जाते हैं। आप भी बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये डिंपल यादव को देखने के लिए लोग चढ़ गए खंबे पर। देखिए, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। इस सीट से कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध भी लोकसभा पहुंच चुकी है, आपको मालूम होगा राहुल। तो यहाँ पर एक क्रेज है और ये परंपरागत सीट है ये यादव परिवार की। इस पे मुलायम सिंह यादव जीतते रहे, उसके बाद अखिलेश यादव सांसद रहे 12 साल तक। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, फिर वो सीट छोड़ दी थी, तब डिंपल यादव बनी थी। तो ये परंपरागत सीट है 90 के दशक से यादव परिवार की, तो एक लगाव है। और खुद आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जिस दिन नॉमिनेशन में गए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको जिता के भेजना है, तो ये एक बड़ी रैली है 29 तारीख को वोट पड़ने, इसके बाद शायद अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाएंगे। यानी बड़ी रैली है और बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। अब अपने दर्शकों को बताते हैं 8 लोकसभा सीटों पर कल चुनाव है। वो कहां चुनाव है? नगीना, अमरोहा, आगरा में मतदान है, राजबब्बर की प्रतिष्ठा दांव पर है, साथ ही साथ हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ में भी वोटिंग है। ये 8 लोकसभा सीट है जहां पर चुनाव होगा। देखिए मथुरा आ गया, बुलंदशहर आ गया और हाथरस, ये 8 लोकसभा सीटें कुल हो गई हैं। इन सीटों पर कल मतदान है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये मथुरा से कौन कौन लड़ रहा है हम बता रहे हैं। बीजेपी से हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल भी आप इन्हें कहते थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं ये, और अब देखिए आरएलडी से नरेंद्र सिंह, इनके साथ सपा बसपा का सहयोग भी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 4 लाख जाट वोट है और धर्मेंद्र यहां से गए हैं। 2.5 लाख राजपूत, 2.5 लाख दलित वोटर्स है यहां पर। और साथ ही साथ अलीगढ़ की बात कर लेते हैं, यहां पर सतीश गौतम बीजेपी से है, ये बहुत भावुक हो गए थे, रोने भी लगे थे जनता के बीच में। बीएसपी से अजीत बालियान है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहां पर यादव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट करीब 1.5 लाख वोटर हैं, ये समान इनकी संख्या है, 1.5 लाख यहां पर वोटर है। दलित वोटर करीब 3 लाख हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता कर तकरीबन 2 लाख है यहां पर। अब बारी बारी से सीटों का हाल, अब आ जाइए फतेहपुर सीकरी। अब यहां चलते हैं, बीजेपी से राजकुमार चाहर यहां पर उम्मीदवार होंगे। और बात करेंगे कांग्रेस से तो राजबब्बर है, यहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीएसपी से गुड्डू पंडित यहां चुनाव लड़ रहे हैं, ये वो बड़े कैंडिडेट है जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब आ जाइए आगरा में कौन कौन लड़ रहा है। बीजेपी से मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में एसपी बघेल, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ बीएसपी से मनोज सोनी को यहां मैदान में उतारा गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें अमरोहा की क्या स्थिति है वो भी आपको बता रहे हैं। कंवर सिंह तंवर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी खूब प्रशंसा की। बीएसपी से कुंवर दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं, सपा का सहयोग है, आरएलडी का भी। 5 लाख मुस्लिम मतदाता यहां पर है, 2.5 लाख दलित और 1 लाख गुर्जर और तकरीबन 1 लाख कश्यप और 95,000 लोध मतदाता यहां पर कुल मिला के हैं। अब आ जाइए नगीना, बसपा से गिरीश चंद्र मैदान में है, बीजेपी से यशवंत सिंह मैदान में है यहां पर। अब आइए बुलंदशहर, चूंकि यहां भी चुनाव है, बसपा से योगेश वर्मा यहां चुनाव लड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब आपको बता दें बीजेपी से भोला सिंह सांसद है वर्तमान में, ये चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये यहां पर 1.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, ये अहम भूमिका निभाएंगे। 1 लाख राजपूत वोटर है यहां पर, 1 लाख यादव, 1 लाख जाट और 3.5 लाख बड़ी संख्या है दलितों की, और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता यहां पर कुल मिलाकर है, और 2 लाख लोध मतदाता है। अब आइए हाथरस, चूंकि बीजेपी से राजवीर सिंह वाल्मीकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। सपा से रामजीलाल सुमन बहुत पुराने नेता है, कद्दावर नेता है, कई बार सपा की तरफ से ये पार्लियामेंट जाते रहे हैं। 2 लाख यहां ब्राह्मण वोटर है, 1.5 लाख राजपूत और 3 लाख दलित वोटर्स की संख्या यहां पर ज्यादा है, और 1,25,000 मुस्लिम मतदाता है। अब आइए मथुरा, अब देखिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई। आप ऐसे ही 7 बजे मतदान नहीं डालेंगे, उसके पहले क्या तैयारी होती जरा वो समझिए। अब पोलिंग पार्टियां यहां से बूथ पर रवाना हुई हैं, और बूथ पर रवाना हुई तो कल आप मतदान, ये आप जान लीजिए मथुरा, हाथरस, और ये जो आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नगीना की तस्वीर है। पोलिंग पार्टियां तीनों जगह पर रवाना हो गई हैं। 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है, जिसमें हमने आपको दिखाई कि तैयारी चुनाव आयोग की पूरी है। और चुनाव आयोग के पास कड़ी चुनौती यह है
कि चूंकि जो पहला चरण का चुनाव हुआ था 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बहुत शिकायतें थी ईवीएम मशीन की खराब होने की, अब उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे कई संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। देखिए सीमाब नकवी बारी बारी से, कुमार पुष्कल और पुष्कर चौहान, और साथ ही साथ हमारे साथ नरेंद्र प्रताप जुड़े हैं। नरेंद्र, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, 8 लोकसभा सीट के बाद फिर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है यहां पर, क्या यहां का सियासी समीकरण है? हिंदू मुस्लिम यहां भी छाया हुआ है, अली बजरंगबली, या विकास के मुद्दे हैं यहां पर? देखिए, जमीनी तौर पर जो मुद्दे हैं राहुल, वो जरूर विकास के हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो सारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, गठबंधन का हो या फिर बीजेपी का हो, उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस चुनाव को, इस इलेक्शन को, इस पोल को वो पोलराइज कर सकें। लेकिन जो हाल ही में जो एक्शन लिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो अपने आप में अनूठा एक्शन है और ये कार्रवाई भी जायज़ है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हो, मेनका गांधी हो, या फिर जो बाकी मायावती और दूसरे नेता हैं उनके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है वो काफ़ी जायज़ है। तो ऐसे में पिछले जो 2 दिन गए हैं उनमें जो बड़े स्टार नेता हैं वो प्रचार नहीं कर पाए हैं, तो देखना होगा कि उसका असर क्या होता है, उसका असर क्या होता है ये देखना होगा। कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए नरेंद्र ये कह रहे थे ना कि जो जमीनी मुद्दे हैं वो धरे के धरे रह गए, आप कैसे ध्रुवीकरण कर लीजिए, वही चल रहा है इस बार भी 8 लोकसभा सीट पर। कुमार पुष्कल, बिल्कुल, नरेंद्र प्रताप ने साफ कहा कि अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो बीजेपी के लिए विकास का मुद्दा है, लेकिन अगर पॉलिटिकल जो गणित की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है कल के चुनाव पर प्रभाव डालेगा। कल जिस तरह से 8 लोकसभा का चुनाव हो तो कहीं ना कहीं लगातार जो महागठबंधन है उसमें दलित और मुस्लिम आगे रहेंगे। कहीं ना कहीं साफ तौर पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, दलित मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मथुरा और तमाम जगहों पर जिस तरह से नजर होगी हमारी। सीमाब नकवी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि 7 बजे से 8:30 बजे तक पिछली बार बड़ी चुनौती थी, आपने देखा, क्या इंतजाम कर रखा है चुनाव आयोग ने? देखिए, आपको बताएं कि जिस तरह से ये दूसरे चरण का 9 जिलों की 8 सीटों पर इस बार चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने पिछले जो मतदान हुए थे उनसे काफ़ी कुछ सबक लिया है। चुनाव आयोग की आज ही प्रेस वार्ता हुई थी, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वेंकटेश्वर लू, उन्होंने बड़ी बातें बताई और उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ों के चौकस इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं से इस बात की अपील भी की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, क्योंकि पिछली बार। कुमार पुष्कल, मैं बात करूंगा कुमार पुष्कल, लेकिन पुष्कर चौहान से रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। पुष्कर चौहान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो 8 लोकसभा सीट में 2% 2014 से कम रह गया है। अब फिर चुनाव है कल। देखिए, पूरी कोशिश की थी चाहे चुनाव आयोग हो या हर पार्टी के नेताओं ने कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, लेकिन जिस तरीके की उदासीनता देखने को मिल रही है उससे ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि 60-62% के आसपास अगर रहेगा तो आप ये सोचिए कि वोटर को बहुत उत्साहित होकर वोट नहीं डाल रहा है। इसके दोनों घाटे होते हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठा होता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलता है, इसलिए पार्टियों की ज्यादा। पुष्कर चौहान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि दोनों के इसके घाटे हो सकते हैं, सत्ता पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ। अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर बैन लगा है, इसके बाद भी वो बहुत सक्रिय हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। योगी प्रतिबंध और साधना का मतलब क्या? योगी पर आयोग ने प्रतिबंध लगाया है, ये सब आपको पता ही है। आचार संहिता उल्लंघन में 72 घंटे ये प्रचार नहीं कर सकते। बैन के दौरान बजरंगबली की शरण में योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं। पहले दिन बजरंगबली की पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, दूसरे दिन अयोध्या का दौरा किया, रामलला के दर्शन भी किए, 3 तलाक पीड़िता से मुलाकात भी की, दृष्टिबाधित स्कूल गए, वहां बच्चियों से मुलाकात उन्होंने की, दलित के घर उन्होंने खाना खाया और हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन भी किए। 9वीं बड़ी बात, 10वीं हिंदुत्व का संदेश दे रहे हैं। अब इसी एजेंडे पर चल रही सीएम का एक तीर से 2 निशाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरा समझिएगा। यानी एक तीर से 2 निशाना है, दोनों तरफ साधने की कोशिश है।
अब समझना होगा, बजरंग बली की साधना से हिंदुत्व बरकरार, बजरंग ये अहम बात, दलित वंचितों से मिलकर समानता का संदेश दिया है। जो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसी पर 15वीं 3 तलाक पीड़िता से मिलकर भी संदेश गया है। और साथ ही साथ ये आपको बता दें, मुस्लिमों से करीबी का संदेश दिया है यहां पर सीएम योगी। आप देखिए, ये वो घर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, चूंकि उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं, मुलाकात की है और वहां पर गुड़ चना भी खाया। राम की नगरी में सीएम योगी दलित परिवार के साथ खाया खाना, बच्चों से भी की मुलाकात, अयोध्या में संतों से भी मिले सीएम। सीएम योगी पर चुनाव आयोग ने बैन क्या लगाया, सीएम पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए। इलेक्शन कमीशन ने बोलने पर पाबंदी लगाई तो योगी प्रभु की शरण में पहुंच गए। मंगलवार को लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन किए और फिर बुधवार को अपने आराध्य प्रभु राम की नगरी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या जाने से पहले योगी ने 3 तलाक पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ का भरोसा भी दिया। इसके बाद सीएम योगी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। अयोध्या में सीएम योगी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी दलित परिवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने महावीर के घर में भोजन भी किया। दलित परिवार के साथ सीएम योगी ने गुड़ चना खाया। साथ ही सीएम योगी ने दिव्यांग बच्चों से भी मुलाकात की। सीएम ने बच्चों से पढ़ाई से लेकर खेलकूद के बारे में बात की। सीएम ने अयोध्या में संतों से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद से सीएम योगी घर में नहीं बैठे, कभी हनुमान मंदिर तो कभी दलितों के घर में भोजन। सीएम का एजेंडा साफ है। वैसे भी सियासत में कभी कभी नेता बिना कुछ बोले ही बड़े बड़े संदेश दे जाते हैं। योगी भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। संजीव आजाद, भारत समाचार, अयोध्या। सवाल यही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन लगा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं। कल उन्होंने हनुमान चालीसा का बाकायदा पाठ किया, आज हनुमानगढ़ी गए, रामलला के दर्शन किए, दलितों के घर गए और इसके साथ साथ घूम के एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या जो 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान है वहां पर कितना असर पड़ेगा, ये जानेंगे। हमारे साथ 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुमार पुष्कल, आप बारी बारी जान ही रहे हैं, नरेंद्र प्रताप, पुष्कर चौहान और सिमाब नकवी। नरेंद्र, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, 72 घंटे का बैन है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो तो पहुंचा ही रहे हैं ना। राजनीति में तो सबसे बड़ा यही होता है कि आप संदेश पहुंचाइए, जैसे मायावती ने आकाश आनंद को लॉन्च किया। राहुल,